जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर एक नया अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये अपडेट है कनाडा वीज़ा जो प्रोसेसिंग सेंटर है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, प्रोसेस सेंटर पहले कहाँ पे था और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे? अब इस्लामाबाद शिफ्ट होके अब मतलब क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसानात हैं? नुकसानात तो ख़ैर बहुत कम होंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात इम्पोर्टेंटली एक ही चीज़ पे करेंगे कि भई हमें क्या फ़ायदा होने वाला है अगर ये कनाडा का जो प्रोसेसिंग वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर है वो इस्लामाबाद ही आ जाए। सिर्फ़ इस्लामाबाद नहीं, ये जो है क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो ये न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और मनीला वगैरह में भी शिफ्ट हो रहा है या हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग सेंटर जो है कनाडा का, ये पहले था अबू धाबी में और अबू धाबी से ये डिफरेंट कंट्रीज़ को एट अ टाइम डील करता था। मीन्स पाकिस्तान को, इंडिया को, फिलीपींस को या और जो मतलब साथ में कंट्रीज़ हैं, उनको एक साथ वो डील करता था। अब वो क्या है, अब वो इंडिविजुअली हर एक कंट्री में मतलब कुछ कंट्रीज़ में आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन उन्होंने न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह इन चीज़ों का नाम लिया है और वो अपना ऑफ़िस वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अबू धाबी और पाकिस्तान में काफ़ी डिफ़रेंस है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आना, ले जाना ये भी बड़ा मसला होता है। लेकिन इसके डिफ़रेंट तरीके हैं या डिफ़रेंट चीज़ें हैं। अनाउंस कब हुआ था ये सीन फ्रेज़र ने 27 नवंबर को अनाउंस किया था कि हम इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मनीला डीसी में जो है वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर जो उन्होंने कहा कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है इन चीज़ों पे कम होगा और हम वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और ये उन्होंने किया क्यों है? पाकिस्तान के हालात को देख के? जी नहीं। ये कनाडा अपने हालात को देखकर उन्होंने ये स्टेप लिया है और चूँकि कनाडा में बर्थ रेट अप्रॉक्सिमेटली 1.4 या 1.5 समथिंग है और कनाडा का जो करंट एम्प्लॉइज़ डिमांड है वो अप्रॉक्सिमेटली कुछ 1.3 1.4 मिलियन है, तो उनको चाहिए। और अगर वो ये डिमांड मतलब ये चीज़ पूरी ना करे तो टाइम के साथ-साथ ये गैप बढ़ता जाएगा और जिस तरह कनाडा है वो अपने इस क्राइसिस पे या इस सिचुएशन पे काबू नहीं पा सकेगा। और उन्होंने जो ये डिसीज़न लिया है कि हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने इसी वजह से किया है कि अगर हम यहाँ पे अबू धाबी में ये चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ को एक ही ऑफ़िस डील कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है या एक बर्डन हो जाता है और इसमें वीज़ा सक्सेस रेट्स हैं या रेशियो है, ये बहुत कम हो जाता है। और अगर आप इंडिविजुअल एक कंट्री में काम कर रहे हो, एक ही ऑफ़िस, एक ही कंट्री के एक ही लोकेलिटी के लोगों को डील कर रहा है, तो वहाँ पे ये होगा कि इंडिविजुअली एक-एक बंदे की प्रॉपर इंस्पेक्शन हो जाएगी या होती होती रहेगी और वहाँ पे जो है सक्सेस रेट या वीज़ा प्रोसेसिंग रेट जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। क्योंकि कनाडा के पास अब वैकेंसीज़ हैं या पोज़ीशंस हैं, तो वो ये चीज़ मस्ट अब इंश्योर कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है अपनी निगरानी में खुद करें, तो ताकि मैक्सिमम उनको प्रॉफ़िट हो। पाकिस्तान को मैं नहीं कह रहा, कनाडा का प्रॉफ़िट हो। अच्छा, अब हम आते हैं कि कनाडा प्रोसेसिंग सेंटर जो उन्होंने खोला है या खोलना चाहते हैं या खोल रहे हैं, उनमें से किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो हर बंदे को तो होना नहीं है क्योंकि वो ऐसे नहीं करेंगे कि भई आँखें बंद करके वहाँ पे लोग ले जाएँ और फिर वहाँ पे ये मुश्किल हो कि भई उनको खिलाना-पिलाना कहाँ से है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए स्पेसिफ़िक कुछ कोड्स हैं और कोड है एनओसी कोड जिसे कहते हैं। हर बंदे के पास एक स्पेसिफ़िक स्किल होगा और स्किल्ड लेबर को या स्किल्ड बंदों को लेके जाएँगे। हर बंदे को उठा के लेके नहीं जाना। सो आप लोग मेक श्योर कि आप लोगों के पास कोई एक ना एक स्किल है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। फ्रेंच और इंग्लिश कनाडा के जो है नेशनल लैंग्वेजेज़ हैं। तो आप लोगों को इनमें से एक लैंग्वेज की अप्रॉक्सिमेटली कुछ 6-7 बैंड्स होने चाहिए आइलेट्स के मुताबिक। वहाँ पे फिर आप लोगों को मतलब स्किल्ड लेबर समझा जाएगा और आप लोगों को जिसे ना बेनिफिशियल समझा जाएगा कि भई ये बंदा जो है एलिजिबल है, बाकी का वही हाल है। अच्छा, तो मैं कोर्स बता रहा था कि एनओसी कोड जो है 72 वो है इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन जो ट्रेड्स हैं इनके लिए है। दूसरा है जो है ये सारे आप लोग आई एम श्योर समझते होंगे कि इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स क्या होते हैं। दूसरा जो है 73 है। 73 एनओसी कोड जो है वो यूज़ होता है मेंटेनेंस के लिए एंड इक्विपमेंट ऑपरेशंस ट्रेडर, जिस तरह मतलब बड़ी गाड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें होती हैं इनके इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स इसी होते हैं। अच्छा, उसके बाद है 82, ये सुपरवाइज़र एंड टेक्निकल जॉब्स सुपरवाइज़र होते हैं और जो हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं। एंड नेचुरल रिसोर्सेज़ जिस तरह हम और रिफाइनरीज़ टीसी वगैरह एग्रीकल्चर में या हमारे पास बागबानी कैसे कहते हैं फॉरेस्ट्री में और इन चीज़ों में या प्रोडक्शन उसमें प्रोसेस में। अच्छा, उसके साथ जो है 92 एनओसी कोड वो यूज़ होता है
प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटी सुपरवाइजर्स, ये सुपरवाइजर्स के लिए, एंड सेंट्रल कंट्रोल ऑपरेटर्स, और मेन जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जिस तरह एजुकेटेड लोग होते हैं, ये जो हायर रैंक या हायर पोजीशन पे होते हैं, इनको इनके लिए इनोसी कोड 92 यूज़ होता है, और चेफ़ एंड कुक्स के लिए इनोसी कोड 632 यूज़ होता है। मेन उन्होंने एक प्रोसेस या हर चीज़ का एक ख़ास कोड रखा हुआ है। अगर आप इन चीज़ों में, और एक कोड रहता है 633, वो बचर्स एंड बेकर्स के लिए हैं, बेगर्स नहीं, बेकर्स, जैसे ये कन्फेक्शनरीज़ में काम कर रहे होते हैं। बचर्स जो हैं ये कसाब वगैरह, मतलब गोश्त वगैरह का जो प्रोसेस करते हैं। तो ये इन लोगों के लिए, ये जो स्पेसिफिक कोड्स मैंने बताए हैं, ये इन इंडिविजुअल्स के लिए जो इनमें कुछ ना कुछ उनके पास स्किल्स हों इन चीज़ों में, या उनके पास एक्सपीरियंस हो। बेस्ट ये है कि किसी बंदे के पास कैनेडियन एक्सपीरियंस हो तो वो सबसे बेहतर है। अगर कैनेडियन नहीं हो, यहाँ पे जो है पर्सनल पर उनको प्रूव करना होता है, या उनके मतलब एक स्पेशल तरीक़ेकार होता है वो करना होता है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेसिंग सेंटर है जो पाकिस्तान इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, इसके फ़ायदे क्या है? सबसे पहला तो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत आसान हो जाता है, और जो भी बंदे का जो भी मसला हो, जिस तरह अबू धाबी में है एक बंदा, मतलब बड़ा मुश्किल होता है, अगर कोई प्रोसेस में कोई मसला हो तो वो सिंपली रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है आपको 1-2 चांस मिले कि भई मतलब कोई मसला है ये इस चीज़ में, तो उसके साथ ये होगा कि आपको ईज़िली एक्सेस होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, और वो जो है अपने सिस्टम को मतलब ईज़िली लेके जा सकते हैं। दूसरा जो है, मिनिमम रिजेक्शन चांसेस होंगे कि जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की रिजेक्शन है वो कम से कम होगी। मीन्स हर बंदे, जो एलिजिबल बंदे की मैं कह रहा हूँ, हर बंदे की नहीं कह रहा, एलिजिबल जो बंदे होते हैं, मतलब जिनको लग रहा है कि भाई आई एम एलिजिबल, उनके रिजेक्शन चांसेस कम होंगे। क्योंकि उनके प्रॉपर इंस्पेक्शन या प्रॉपर चीज़ें होगी, फोकस के साथ होगी, मुल्क में है, उनको बेहतर मतलब डील कर सकेंगे। उसके बाद जो है, वीज़ा कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अगर चांसेस कम है तो डेफ़िनिटली वीज़ा कैपेसिटी जो है, या वीज़े के चांसेस वो बढ़ेंगे। और अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ है, एक और भी बात है कि पहले जो ये सिस्टम था, ये ग्रेड डिपेंडेंट था। ग्रेड डिपेंडेंट मतलब जिसके ज़्यादा मार्क्स हो भई आप वो एलिजिबल है, और जिसके कम मार्क्स हो तो वो अनएलिजिबल है। और आजकल ये सीन ख़त्म है। आजकल जो है वो रटाबाजी वाली वही सी बात है कि भई जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो थोड़ा-सा अब चेंज करना होगा। हमें नहीं, कम से कम मिनिस्ट्रीज़ को, एजुकेशन सिस्टम को चाहिए, क्योंकि अब जो है लोग बिलीव करते हैं स्किल्स पे। लोग जीपीज़ पे डिपेंड नहीं करते, लोग ग्रेड्स पे नहीं, ग्रेड्स को नहीं देखते कि भई जिसके ज़्यादा ग्रेड वो ले जाए, नहीं। लोग, आप कितने टेक्निकल हो, आपके पास कितने स्किल्स हैं, अब आजकल लोग ये चीज़ें देखते हैं। सो मेक श्योर कि आपके स्टूडेंट्स स्किल्ड स्टूडेंट्स हो। तो ये होता है कि अब वो सिस्टम नहीं है, अब स्किल्स को देखा जाएगा। जिसके पास स्किल्स हैं, मैंने आपको स्किल्स बता दिए हैं, कोर्स वही स्किल्स हैं, जिसके पास हैं तो बेहतर, नहीं तो यू आर अनएलिजिबल, सिंपल सी बात है। हाँ, दूसरी बात है कि आप विज़िटर का वीज़ा लगा सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगा सकते हैं, वो अलग सीन है, वो अलग बात है। लेकिन मैं जस्ट इस चीज़ की बात करूँगा कि भई आया है, इसका क्या मतलब, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब बात ये है कि अप्लाई का प्रोसेस चेंज होगा कि नहीं होगा। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो वही रहेगा जैसे पहले था, और शायद जिस तरह पहले होता कि मतलब वर्क परमिट मेरे ख्याल में लंदन इशू होता था, आजकल वो नहीं होगा, वो इस्लामाबाद होगा। और दूसरी बात, इस तरह मतलब जो चेंजेस होते हैं, वो प्रोसेसिंग सेंटर पहले अबू धाबी होता था, अब इस्लामाबाद होगा। तो ये एक मेरे ख्याल में आइडेंटिफिकेशन भी है, एक आईडी भी है कि भाई कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। कुछ भी है, कम से कम नाम तो आए। लेकिन बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानियों का रिस्पेक्ट करता हो। बहुत ही, मैं कहूँगा, लो नज़र से देखा जाता है, और ये मेरे ख़्याल में हमारे हकाम के अलावा हमारे अवाम का भी मसला है। क्योंकि आप लोगों ने शायद रिसेंटली देखा होगा कि यूके में क्या हुआ था। भई हम पता नहीं कितने तरसे हुए हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, कि लड़की को देख के पता नहीं क्या हो जाता है। तो हमारे ये केसेस कुछ बहुत ही ज़्यादा हैं, या हम पता नहीं क्या किस कैटेगरी के लोग हैं कि इतने तरसे हुए। भई हमें ये लग रहा है कि भई हम जैसे ही बाहर जाएँगे बस ये लेफ्ट शिफ्ट होंगे, और लोग होंगे, भई हम होंगे बीच में, ये सारी कुड़िया वगैरह होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीन ये होता है कि आप जिस चीज़ के लिए गए हो आप उस पे फ़ोकस करें। वो जैसे कहते हैं ना कि आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि भई एक कामयाब मर्द के पीछे लड़की का हाथ होता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी, हकीकत ये है कि एक कामयाब मर्द के पीछे ही लड़कियाँ आती है। अपने मुल्क का कम से कम ख़्याल रखें। हम मतलब काफ़ी मुल्कों से या काफ़ी चीज़ों से हमें बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है हमें, कि भई बेकारी है, ये वो है, उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई मतलब कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है इन लोगों की। हालाँकि अगर हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रोफ़ेशनल्स को देखें, बहुत हाई स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत काफ़ी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारा इमेज बहुत ख़राब हो जाता है।
लेकिन रियलिटी ये है कि कभी-कभार आपको चीज़ें तर्क करनी होती है या छोड़नी होती है, ताकि आपके बैकग्राउंड पे सवाल ना आएँ। और ये सिर्फ़ आपका नहीं, कोई भी आपसे पूछे ना बाहर, आप पाकिस्तानी के नाम से पहचाने जाते हो। यहाँ पे तो हम कहते हैं भई ये है, वो है। स्पेशली हम पठानों को या पख्तूनों को बहुत मतलब लोग कम नज़र से देखते हैं, या जी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, या अजीब नज़र से देखा जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि शुक्र है, बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं, समझदार। सबसे पहले आप चलो रहने दें, ये एक और डिबेट हो जाएगा, लेकिन मैं इस चीज़ पे आऊँगा। अप्लाई जो प्रोसेस है वो वही रहेगा, और जो एक अहम बात आप लोगों के लिए ये है कि किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करनी कि भाई आए मैं आप लोगों को वीज़ा लगा देता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ। जब भी कोई वीज़ा लगा लेता है, ऑलमोस्ट आजकल ये होता है कि भाई डन बेस पे होता है। डन बेस के नॉर्मल बेसिस से प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, पेमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन डन बेस का सीन ये होता है कि भाई आप मेरा प्रोसेस कर ले, सब कुछ कर ले, मैं जाके पहले एम्बेसी से कंफर्म कराऊंगा, एम्बेसी से कंफर्म हो गया, इट्स ओके, फिर मैं जाऊँगा वहाँ पे पहुँच के आपको पेमेंट कर लूँगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल के लोग बड़े धोखे शोखे और ये चीज़ें बड़े हैं हमारे मुल्क में। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हम बहसीत कौम सारी चोर। अगर हमारे छोटे हैं, हमारे बड़े हैं, अगर हमारे इदारों के लोग हैं, अगर हमारी जुडिशरी है, हमारे हर इदारे का यही सिस्टम है, हमारे हर ओहदे का, हर बंदे का यही हाल है। अप्रॉक्सिमेटली हर बंदे का नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी यही कंडीशन है कि हर जगह पे चोर बैठे होते हैं। हाँ, यार हमने तुर्की के लोगों को भी नहीं छोड़ा, हमने वो भी पता नहीं उनके साथ भी हमने स्कैम्स किए। तो सीन ये है कि अजीब व गरीब हालात हैं। खुद को भी बचाएँ और अपने घर वालों को भी मतलब इस अज़ाब में ना मुब्तला करें कि आप लोग किसी से डील करो, भाई पेमेंट नहीं, पहले पेमेंट कोई भी पहले नहीं देता था। एक चीज़ जितना भी ऑथेंटिक हो, आजकल ऑथेंटिसिटी जो है बहुत कम है। सो कोशिश करें कि डन बेस पे हो, डन बेस पे ना हो। अगर कोई रिलेटिव वगैरह में है तो इट्स ओके, या कोई जान पहचान का बंदा हो तो फिर वो तो कोई ट्रैक नहीं कर सकता, धोखा तो नहीं दे सकता। लेकिन ब्लाइंडली किसी पे आप ट्रस्ट ना करें कि भाई बाहर का कोई बंदा आप जाके उसको पे, अगर कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, पास रहता है, पड़ोसी वगैरह, उन पे किया जा सकता है, क्योंकि कहाँ जाएगा। सो ये चीज़ ज़हन में याद रखें। और दूसरी बात ये है कि कैनेडियन खुशखबरी की बात ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट भी यही कोशिश कर रही है कि भाई पाकिस्तान के लोगों पे इन्वेस्ट करें, या इंडियन लोगों पे। इंडियन तो माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट, काफ़ी तेज़ है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आप उनके करंट जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। इंडिया इकोनॉमिकली जो है दुनिया की चौथी बड़ी पावर बन गई है, जो तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली 3 ट्रिलियन से उनके एसेट्स बढ़ गए हैं। और रिसेंटली उन्होंने जापान को ऑटोमेटिक कार जो प्रोडक्शंस हैं, उन्होंने जापान को भी बीट किया और दुनिया के तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो ये एक शेमफुल, मैं तो कहता हूँ कि हमारे लिए एक शेमफुल बात इसलिए है कि हम इंडिया के साथ एक ही चीज़ में मुकाबला कर रहे हैं, और वो है कि भाई हमने जंग लड़ना है। भाई हमने जंग नहीं लड़ना। एक सिविलाइज्ड सिविलियन की बात ये हो कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, मैं क्या कुत्ता हूँ जो हर किसी के साथ लड़ूँ? भाई हम कुत्ते नहीं हैं। और अगर इंडिया, अब इंडिया तो वैसे सिंपली सच ही कह रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है। चाहे पाकिस्तान खुद को जो भी समझे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो चाइना के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए तैयारी तैयारी कर रहे हैं, वो अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, वो रशिया को जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान को कुछ समझती नहीं है। सो मेक श्योर कि आप सिविलाइज्ड सिविलियन बने। हमें लड़ना नहीं है किसी से, हमें अपने आप पे फोकस करना है। हमें जिस तरह हमें भाई दर्स दिया जाता है, हमें मदरसों में, हमें मस्जिदों में, हमें क्लासरूमों में, जुमातों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में यही दर्ज दिया जाता है कि भाई कुत्ते ना बनो, इंसान बनो। लेकिन हाई लेवल पे हम कुत्ते ही मतलब बने हुए हैं, और हमें बनाया जाता है कि भाई हमने लड़ना है। भाई इंडिया इज समथिंग एल्स, हम अलग है। अगर हमने मुकाबला ही करना है, अगर हम लड़ के क्यों करें? हमने इकोनॉमिकली क्यों नहीं करना? हमने तालीम के बिना पे क्यों नहीं करना? हम अपने तालीमी इदारों में इंडिया की ही किताबें रिकमेंड करते हैं। हम इंजीनियरिंग के लिए इंडिया की ही बुक्स रिकमेंड करते हैं। हम मेडिसिन्स के लिए इंडिया की ही बुक्स रिकमेंड करते हैं। तो क्यों भाई पाकिस्तान की क्यों नहीं है? मसला ये है कि हमने इन चीज़ों पे फोकस किया है जिससे कौमें बर्बाद होती है। कौमें तरक्की की तरफ जो जाती है ना, वो इंडस्ट्री में, एजुकेशंस में, टेक्नोलॉजीज़ में, वो इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है। और हम फलां जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद, अफ़गानिस्तान और तालिबानाइजेशन, हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो फॉर गॉड सेक इंसान बनो और समझदार बनो।